तो देखें भाई, तो आज हमने देखना है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल, ठीक है, बातें नहीं। तो सल्फर साइकिल बेसिकली क्या है? सल्फर साइकिल सबसे पहली बात है एक इम्परफेक्ट साइकिल है। समझ आ गया क्या है? इम्परफेक्ट साइकिल है। दूसरी बात, इट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। अब और जो सल्फर साइकिल है वो तुम्हारे सेडिमेंट्री क्यों बोला? क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में रहती है। समझ आ गया? पत्थर के रूप में भी जनरली ये होता है, ठीक है। हाँ, इसका बहुत ही शॉर्ट गैसियस फेज होता है। शॉर्ट गैसियस फेज होता है, मतलब सल्फर जो है बहुत ही कुछ समय के लिए, समझ आ गया, गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है वो क्या होगा? वो सेडिमेंट्री फॉर्म में होता है। अगर हम इसकी गैसियस फेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, समझ आ गया, एंड SO2। ये इसका गैसियस फेज है। यहां पर ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। समझ आ गया? स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों की बदबू वाली गैस होती है, ठीक है ना। तो दिस इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होती है। इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूरी साइकिल ये तुम्हारी सेडिमेंट्री साइकिल है। समझ आ गया? ठीक है, पत्थरों की फॉर्म में रहेगी। इज इट क्लियर? सुनिए, अब यहां पर देखें, सबसे पहली बात, सल्फर बेसिकली क्या होता है कि अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनते हैं। समझ आ गया? तो बेसिकली ये जो है अमीनो एसिड का एक, मतलब यहां हम कह सकते हैं प्रोटीन का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। पहली बात समझ आ गया, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड में हम देखेंगे सल्फर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई सल्फर हम कहाँ से लेंगे, हमारी बॉडी को सल्फर कैसे मिलता है, तो तुम बोलोगे कि जब हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सल्फर भी मिल रहा है। एज सच लेने की जरूरत नहीं होती है, प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो सल्फर मिलता है। एक और चीज हमको प्रोटीन के साथ साथ मिलती है, वो होता है फास्फोरस। वो क्या होता है? फास्फोरस। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो फास्फोरस और सल्फर जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं प्रोटीन का। तो समझ आ गया? अब ध्यान देना क्या होगा कि ये जो सल्फर है, ये सल्फर हमारे अमीनो एसिड में एग्जिस्ट करेगा, प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब यहां देखिए हुआ क्या। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, गैशियस है, गैशियस फेज है इसका SO2। अब यहां पर क्या होगा कि ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मेरी बात समझ गई, और जो है आपका ये एक एसिड बना देगा। समझ में आ गया? क्या बना देगा? एसिड बना देगा। अब एसिड वो गिर करके कहाँ आ जाएगा? मिट्टी में आ गया। मेरी बात समझ गई? अब यहां पर क्या होगा, ये जो है प्लांट्स, मेरी बात समझ गई, इसको जो है इस फॉर्म में लेंगे, मतलब किसी न किसी फॉर्म में इसको लेंगे। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है ना, ये फॉर्म में लेंगे और हम अब देखेंगे कि ये सल्फर जो है कहाँ आ जाएगा? प्लांट्स में आ जाता है सल्फर। और वहां पर सल्फर में क्या होगा कि प्लांट का जो है प्रोटीन होगा, इस सल्फर को यूटिलाइज करेगा, समझाएंगे, और अपने अमीनो एसिड बनाएगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये है। अब क्या हुआ कि अगर ये प्लांट जो है मर गया, डिके कर गया, डिके करने के बाद जो है ये सारा का सारा जितना भी सल्फर था वो वापस सॉइल में आ गया। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है ना। नहीं तो अगर मान लेते हैं इसको कंज्यूम किया गोट ने, समझ में आ गया, तो ये जो है सल्फर के कंपाउंड्स गोट में आ गए। समझ आ गया? फूड चेन से आ गए। तो अब हम देखेंगे गोट की बॉडी जो है, जो कि एक क्या है? हर्बीवोर है, तो वो इस सल्फर को यूटिलाइज करेगी। समझ में आ गया? ठीक है, और हम देखेंगे वो
उस गोट में अमीनो एसिड्स का एक हिस्सा बन जाएगा, प्रोटीन का हिस्सा बन जाएगा। अब मान लेते हैं गोट को कंज्यूम किया टाइगर ने, समझ आ गया। अब ये इस तरह से आगे पास होता रहा। तो हम देखेंगे ऐसे में क्या होगा कि ये जो सल्फर है ये तुम्हारा कुछ समय तक गैसियस फेज में था। इज इट क्लियर? गैसियस फेज के बाद हम देखते हैं ये कहाँ पर आएगा, जमीन में आया। जमीन में आने के बाद प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज किया। इज इट क्लियर? ठीक है, और हम देखेंगे ये प्लांट में चला है, और उसके बाद जो है ये प्लांट अगर डिके कर गया तो ये जो यहाँ पर आ जाएगा, और हम देखेंगे या तो फिर ये फूड चेन में आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। ये अब यहाँ पर क्या होता है कि या तो ये फूड चेन में आगे बढ़ रहा है या तो उसका डिके हो रहा है। और एग्जाम्पल मान लेते हैं गोट का या टाइगर का डिके हो रहा है तो ये सॉइल में आ जाएगा। ठीक है, अब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस सल्फर के कंपाउंड्स को, हायर कंपाउंड्स को, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। समझ में आ गया? और सल्फर को बाहर छोड़ देते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्या कर देंगे, वो सल्फर को बाहर छोड़ देंगे। तो मतलब हम देखेंगे कि सल्फर जो है, जो एक एलिमेंट था, समझ में आ गया, वो किसी ना किसी फॉर्म में, फॉर एग्जांपल SO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट किया। उसके बाद हमारे अमीनो एसिड में आया। अमीनो एसिड आने के बाद वो डिके कर जाएगा, यहाँ पर प्लांट डिके कर गया, या गोट टाइगर सॉइल में आया। अब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उस सल्फर के कंपाउंड्स को एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट कर देंगे। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है, ये होता है। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, हमारा एलिमेंटल सल्फर चला जाएगा। ठीक है, और अब ये जो एलिमेंटल सल्फर है ये तुम्हारा पत्थर के रूप में आ जाएगा। मेरी बात समझ? देखें तो नेचर में क्या होता है कि पत्थर के रूप में भी सल्फर एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात समझ? तुमने देखा होगा ना सल्फर रॉक्स, जैसे हम देखते हैं गंधक की चट्टाने, जैसे तुम देखते होंगे कि यहाँ पर टपकेश्वर में, टपकेश्वर के पानी में बोलते हैं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, सल्फर बहता हुआ आता है, क्योंकि सल्फर की चट्टाने हैं। तो जब पानी पड़ेगा, समझ में आ गया, इरोजन होगा। तो ध्यान देना, इरोजन से क्या होता है कि वो चट्टानों में जो सल्फर है वो तुम्हारा बह करके पानी में आएगा। मेरी बात समझ गई? अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यही पानी हमने पिया तो वो सल्फर हमारे अंदर आ जाएगा और फिर अमीनो एसिड की फॉर्म में चला जाएगा। या तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है वो इसके थ्रू इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना। और तुमने देखा होगा सल्फर स्प्रिंग्स जो होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे जो है सल्फर स्प्रिंग्स की मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज होती है। मेरी बात समझ गई? काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जो है बैक्टीरियल डिजीजेज उससे ट्रीट होती है। मतलब अगर सल्फर का पानी है, समझ आ गया, ठीक है, उससे हम नहा जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना। ये है तो चट्टानों की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा सल्फर। अब ध्यान देना, चट्टानों की फॉर्म में है तो सेडिमेंट्री साइकिल है। इज इट क्लियर? अब वो एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, फिर जो है उसका उस पत्थर की हम देखेंगे, उस रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी। वो क्या होगी, उसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब है वो चटकना शुरू होगा, पत्थर टूट जाएगा। पत्थर जब टूट जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जो है हम देखेंगे इरोजन से, ठीक है, सपोज पानी पड़ा, हवा चली, तो इरोजन से वो जो है टूटा हुआ पत्थर, इसका सल्फर का, वो तुम्हारा पानी में बहता हुआ आ जाएगा। अब तुमको, क्योंकि तुमने ज्योग्राफी पढ़ी, तो ये हमने देखा कि यही इरोजन जो है हुआ, ठीक है, करते 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 इसी चीज का डिपोजिशन होगा, दूसरी जगह पे डिपोजिशन हुआ और वहां पर फिर से पत्थर बन गया। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे कि ये जो है पत्थर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये तुम्हारा जो है ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है एज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स की फॉर्म में आएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। डिके होने, कोई ऑर्गेनिज्म के डिके होने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, सल्फर के कंपाउंड्स को एलिमेंटल सल्फर में, और हम देखते हैं वो वापस छूट जाता है, वहां पर ऑर्गेनिज्म में था वो वापस पहुंच गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो ये थी आपकी सल्फर साइकिल। ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे जैसे अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाती है। मेरी बात समझ आ गई?
ठीक है ना, ये है। और हम देखेंगे पानी के अंदर जो है, जहां पर ज्वालामुखी हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस निकलती है। मेरी बात समझ गई। और क्या होता है कि पानी के नीचे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड को कंज्यूम करते हैं, ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में इसको कंज्यूम करेंगे और वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, लगभग लगभग इस तरह से होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, इस तरह से करेगा। तो हम देखेंगे कि वो अपना क्या बनाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे और अपनी, या फिर हम देखेंगे अपनी एनर्जी इवॉल्व करेंगे। तो कुछ जानवर क्या, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को कंज्यूम करेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, ये चीज क्लियर। देखो एक चीज, हाँ, अब हमने देखा था जैसे कि सिंपल सी बात है, हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, देखा था। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, H2O था, और लाइट की प्रेजेंस में क्या बना, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स बने, और कार्बोहाइड्रेट्स प्लस हमने देखा क्या हुआ, ऐसा था, यही तो था ना। हाँ भाई नंदिनी, सही है कि नहीं है, क्या गलत है बताओ, सही है ना भाई, CO2 H2O, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और O2 क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, कि नहीं हो गया, O2 डिस्प्लेस हो गया। तो अब ये O2 डिस्प्लेस हो गया और ये क्या लग गया, इसके साथ लग गया और कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये O2 इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। अब ध्यान देना, इस H2O की जगह अगर मैं H2S करूं तो, क्योंकि ध्यान देना ये एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन सल्फर। मेरी बात समझ गई। अब क्या होगा, यहां पर बनेंगे ना कार्बोहाइड्रेट्स, इज इट क्लियर? तो ऐसे भी पॉसिबल है, और यहां पर आपका सल्फर डिस्प्लेस हो जाएगा। यहां पर क्या डिस्प्लेस हो रहा था, वो डिस्प्लेस हो रहा था, यहां पर सल्फर। हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, अगर वैसे उनको पानी मिले तो ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को कंज्यूम कर रहे हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, और तब वो अपनी एनर्जी का सोर्स बना रहे हैं। समझ आ गया? और लाइट कहां से आ रही है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पर क्या है, लाइट होती। मेरी बात समझ गई? तो वहां से, तो उसकी प्रेजेंस में हमने देखा, ऐसा देखा जाता है। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत ही एक्सट्रीम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समझ में आ गया? ये कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम देखेंगे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट जो है CO2 पे डिपेंड रहते हैं। मेरी बात में CO2 पे डिपेंड रहते हैं, और मान लेते हैं वहाँ पानी है, ठीक है, इस पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट में वो हाइड्रोजन सल्फाइड को कंज्यूम कर रहे हैं। तभी तुमने देखा होगा कि ज्वालामुखियों के पास जो है, जहां से निकल रहा है, उसके अगल बगल तुमको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कि H2S को कंज्यूम करेंगे, उसी के माउथ पे लगे रहते हो, बहुत लेकिन बहुत डेप्थ में, इतने हार्श कंडीशन। अब हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते H2S में, मेरी बात समझ आ गई, लेकिन वो कर रहे हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये। सो दिस इज योर व्हाट, सल्फर साइकिल। समझ आ गया? सल्फर साइकिल जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, सेडिमेंट्री फेज में एग्जिस्ट करेगी, बट हम देखेंगे कुछ उसका जो है गैसियस फेज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या, और सल्फर डाइऑक्साइड। मेरी बात समझ गई? और यू कैन से द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। मेरी बात समझ गई? SOX ये कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। तो ये था तुम्हारा व्हाट, सल्फर साइकिल। ठीक है, ये चीज। सल्फर साइकिल इम्परफेक्ट क्यों, मुझे बताओ? क्योंकि वो लॉक्ड हो रहा है किसमें, पत्थर की फॉर्म में। मतलब देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि जितना, मतलब जितना बाहर छूटा उतना कंज्यूम, इस तरह से ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, पत्थर की फॉर्म में रहेगा। समझ आएगा? इरोजन हुआ, ठीक है, वेदरिंग हुई, तो वो छूटेगा, बहता हुआ आएगा। मेरे बात समझ गई? कुछ समय के लिए वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, ये चीज। इसी के हम आगे बढ़ेंगे, इसको लिख देंगे अभी हम, ठीक है ना। एग्जैक्टली थोड़ा सा मतलब इसी तरह से है तुम्हारा फॉस्फोरस साइकिल। लिखेंगे
फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, क्या भाई फैन बंद करना है? अच्छा गर्म हवा रही वहां से, ठीक है। सो अच्छा, फॉस्फोरस साइकिल देखें तो जिस तरह से मैं देखा था क्या सल्फर साइकिल है, उसी तरीके से हम देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल भी हमारी होती है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहली बात है कि फॉस्फोरस, अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो कहां पर पाया जाएगा? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में फॉस्फोरस बोन्स में पाया जाएगा। हाँ ठीक है भाई, बोन्स में पाया जाएगा। तुम बोलते हो ना कैल्शियम फॉस्फोरस से बनती है। और कहां पाया जाएगा? हमारे सेल मेम्ब्रेन में। कहां मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में। और कहां पाया जाएगा? प्रोटीन्स में पाया जाएगा, पाया जाएगा प्रोटीन्स में। ध्यान देना, फॉस्फोरस अगर प्रोटीन हम कंज्यूम करें तो साथ में हमें मुफ्त में सल्फर और फॉस्फोरस भी मिल रहा है। और कहां पाया जाएगा? तुम क्या बोल रही थी? है ठीक है, हाँ मतलब और अरे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जिससे तुम जिंदा हो, जिससे ऑर्गेनिज्म जिंदा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मेरी बात समझ गई? PO4 की फॉर्म में, ठीक है ये है। और ये क्या है? एंड दिस इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, ओके, एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक। यही एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है टूटेगा और हमारी एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गया? मैंने अगर सुबह ब्रेकफास्ट किया था, मैं बोल रहा हूं एनर्जी चाहिए, सोच रहा हूं सोचने में एनर्जी चाहिए, मैं चल रहा हूं एनर्जी चाहिए, तो सवाल ये है कि एनर्जी कहां से आ रही है? अब तुम बोलोगे सर खाने से आ रही है, लेकिन ये तो बहुत मोटा मोटा आंसर है। तो अब तुम देखोगे हो क्या रहा है कि जब हम देखेंगे रेस्पिरेशन हो रहा है, सुने, रेस्पिरेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होती है? एनर्जी इवॉल्व होती है। मेरी बात में गई, एनर्जी बनती है। अब कैसे बनेगी वो? जो हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया था, जो हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लूकोज ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे इजीली अवेलेबल ग्लूकोज होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। उसको हमने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। हम सांस ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम सांस क्यों ले रहे हैं? हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमको जिंदा रहना है। तो बोलोगे तो जिंदा क्यों रहना है? जिंदा हम तभी रह पाते हैं जब एनर्जी बनेगी। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोडक्शन में है। क्यों है एनर्जी प्रोडक्शन में? क्योंकि यही ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेगी और हम देखेंगे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और हम देखेंगे ये एनर्जी बनेगी। यही एनर्जी क्या है? ATP मॉलिक्यूल है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मेरी बात समझ गई? वैसे लिखते हैं एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये जो है, ये जो डेल्टा है, ये बेसिकली क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ गई? तो जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 38 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं। मतलब समझ आ गया? कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, मेरी बात समझ गई? तो हमको 38 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मिलेंगे। अब क्या होता है? ATP जो है, ठीक है, यहां से एक फॉस्फेट निकलता है, समझ आ गया? माइनस हो जाता है, तो ये बनता है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इससे क्या हुआ? एक P और निकल गया, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और यहां हम देख रहे हैं जैसे करके जा रहा है, मेरी बात समझ गई? तो क्या हो रहा है? एनर्जी बन रही है। समझ आ गया? एनर्जी बन रही है। इज इट क्लियर? अब हमको क्या है, ये निकले एंड दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या होगा कि हमको इस फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? ये तो चला गया, हमको जो है फिर क्या बनाना है? हमको फिर बनाना है, इससे AT बनाना है।
तो अगर हम क्या करेंगे, हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम में क्या करेंगे, हम जो है एएमपी बनेगा एडीपी, एडीपी एटीपी, समझ आ गया, फिर ये टूटेंगे। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में एएमपी से एडीपी में हमें एनर्जी चाहिए, हमें मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। फॉस्फेट अलग हो रहा था, एनर्जी निकल रही थी, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बाहर एनर्जी निकल रही थी। लेकिन यहां से उल्टा चलेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इतना ध्यान देना, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो क्या है, एटीपी है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, ये चीज है। और तुमसे कोई ये भी पूछेगा कि एडेनोसाइन क्या है, व्हाट इज एडेनोसाइन, हम उसको बोलेंगे एडिनाइन और राइबोस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एडिनोसाइन। राइबोस इज इटसेल्फ अ शुगर, कार्बोहाइड्रेट। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। और एडिनाइन ये तुम्हारा जो है क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो तुम, ठीक है, ये इसको नोट कर लो। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया है, ठीक है, इसको नोट करो। तो समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो फॉस्फोरस को समझ आ रहा है? ठीक है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट बोन्स, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटीन, एटीपी, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इस तरह की रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को हम कैसी रिएक्शन कहते हैं? तो ये तो है वैसे रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है तो एरोबिक, दिस इज एरोबिक, पक्का? ठीक है ना, ऐसी चीज को बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है, समझ आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है, ज्यादा बनती है, समझ आ गया। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है, तो भी हमारे सेल्स क्या करेंगे, वो रेस्पायर करेंगे और एनर्जी इवॉल्व करेंगे, समझ आ गया। लेकिन हम देखेंगे वो जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना। और वो वाला रेस्पिरेशन हम बोलेंगे क्या, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान देना, एनर्जी हमको दोनों फॉर्म में मिलेगी, अगर ऑक्सीजन मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो अच्छे खासे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। हम देखेंगे वो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल टूटेगा और हमारे 38 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमको एटीपी के।
अब एक मॉलिक्यूल जब एटीपी का टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, ऐसे 38 टूटेंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ आ गया? लेकिन अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, तो भी हम देखेंगे तो बेसिकली तब ये रिएक्शन नहीं हो एग्जिस्ट करती है थोड़ा सा, लेकिन एनर्जी इवॉल्व होगी जरूर, बट वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होगी। और हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, समझ आ गया, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गई? क्योंकि बहुत ही कम उसमें तुम्हारा जो है 2 एटीपी रिलीज होगा। 2 एटीपी में क्या हो रहा, हमारा ब्रेन तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, समझा है, क्योंकि उसमें सारी बॉडी को कंट्रोल करना है, सोचने समझना है, तो इसके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़्यादा एटीपी। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, जो जितने भी हाई ऑर्गेनिजम्स हैं और खासकर एनिमल्स, समझ आ गया, ठीक है, मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ आ गया, उनके लिए हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसी काम की नहीं। मेरी बात समझ गई? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई गला घोट दे तो इंसान मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो क्या होता है, उस समय एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता जरूर है, लेकिन उतना मतलब एनर्जी इवॉल्व होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, और धीरे धीरे करके हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? सो एस्फाइक्सेशन में मतलब दम घुटका मरने में, या कोई गला घोट दे या फांसी चढ़ा देगा, तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं डेड होने लगते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? उनको सोचना समझना है, समझना के रिस्पॉन्ड करना है, स्टिमुलाई करना है, तो इसलिए जो है धीरे धीरे ब्रेन सेल डेड होते रहते हैं और इंसान मरता रहता है। मेरी बात समझ गई? तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, समझ आ गया? ठीक है, ये ठीक। होता क्या है कि जैसे सपोज करो हम जिम गए और वहां पर हम जिम कर रहे हैं, ठीक है, और बगल में वहां कोई और जिम कर रहा है, ठीक है, कोई लड़की सपोज, उसको दिखाने के लिए हमने कुछ ज्यादा ही क्या कर दिया, हमने वो बिल्कुल डंबल ऐसे कर दिए, और ठीक है, उस समय तो ठीक है, अपनी हीरोपंती झाड़ा है, और घर आकर के हाथ खतरनाक दर्द कर रहे हैं, समझ आ गया, ठीक है ना, पैर दर्द कर गए, ये वहां तुमने हीरोपंती दिखा दी, घर आके तुम बन जाओगे जीरो। समझ आ? क्यों? अच्छा, अब क्या हुआ, तुमने तो दिखाने के लिए तुमने तो खूब वो कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी धीरे धीरे करके एटीपी को कंज्यूम कर रही है, और क्या हो रहा है कि एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलेगी मतलब एटीपी इवॉल्व हो रहा है, एटीपी बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, और हम, समझ आ गया, पुशअप जितना भी कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि तुमने हीरोपंती की तरह कुछ ज्यादा दिखा दी, तो क्या होता है कि जितनी जल्दी तुम वो कर रहे हो, समझ आ गया, अब उतने जल्दी एटीपी नहीं बन पा रहे। मेरी बात समझ गई? उतना जल्दी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि देखोगे तुम जब ज्यादा भागते हो तो तुम ज्यादा सांस लेते हो, ब्रीथिंग रेट तेज हो जाता है। क्यों? जब तुम भाग रहे हो तुम्हारी बॉडी को अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बजाय तुम रेस्ट में हो। तो क्या होगा, जब तुम भागोगे तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए तुमको O2 ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। O2 ज्यादा कंज्यूम करने से क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? अब क्या होता है कि तुमने जो है हीरोपंती में कर तो लिया, तो जितनी जल्दी तुम कर रहे हो क्योंकि तुम ज्यादा भार उठा रहे हो, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के जो कुछ सेल्स हैं, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिल जाती है या नहीं मिलती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी तुम कर रहे हो, तो क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीटली हम देखेंगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो हमारे बॉडी के सेल्स, समझ में आ गया, ये मसल सेल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, देखो, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 H2O बन जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा, एनाएरोबिक में क्या हो जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा, एसिड में टूट जाएगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो समझा रहे हैं? ठीक है, और हम देखेंगे, हाँ, एटीपी इवॉल्व होगा, लेकिन कब होगा? अब क्या हो रहा है कि वो एसिड जो है, अब सेलिन एसिड छोड़ दिया बात,
ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, CO2H2 हो रहा था, CO2 हम बाहर फेंक रहे थे, H2O इस तरह से आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर एसिड, वो एसिड जो है हमारे सेल्स या मसल्स के टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा और वो एसिड हमारा पेन करेगा। हम बोलेंगे बाप रे कितना दर्द हो रहा है, 2-3 दिन तक जो है हम हाथ ऐसे समझा हिला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा जो है एसिड डिपोजिशन है, समझ आ गया, और वही एसिड पेन कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो जो है बॉडी से जो एसिड है वो फ्लश आउट होता रहता है। मेरी बात समझ गई? और तुम देखो धीरे धीरे करते करते वो सही होता रहता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के सेल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी शो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये चीज। और सारा खेल किस चीज का है, फास्फोरस का है। मेरी बात तुमको समझा रही है? तो ATP, ठीक है, समझा? जैसे तुमने देखा होगा अल्कोहल की प्रिपरेशन में, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, हमने क्या मान ले, सपोज करो कि गन्ने का जूस लिया हमने, ठीक है समझ आ गया, मतलब गन्ने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं। क्या करते हैं? अल्कोहल में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन हमने क्या किया, हमने एंजाइम डाला, मतलब जो बैक्टीरिया डाला उसमें, ठीक है, इस तरह से। अब वो क्या करेगा, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। मेरी बात समझ गई? और कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, वो गन्ना का जूस है, मीठा है, समझ आ गया। और क्या होगा, बैक्टीरिया जो है इसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, एथेनॉल में, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। मेरी बात समझ गई? और उसने अपनी एनर्जी इवॉल्व कर ली, और समझ आ गया। और हुआ क्या कि C2H5OH को उसने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। भाई जैसे हम CO2 को बाहर फेंक रहे, तो बताओ उसने क्या कर दिया, एथेनॉल को अपनी बॉडी से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल है, उसका तो बायो प्रोडक्ट है ना, वो उसने बाहर फेंक दिया। अब वो धीरे धीरे करके बाहर वो क्या कर रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहा है और इथेनॉल को बाहर फेंक रहा है। मेरी बात समझ गई? ध्यान देना, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता तो ये बनता, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, उनकी स्पीशीज जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, तो हम देखते हैं एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और उसमें तुम्हारा CO2 भी इवॉल्व होता है। जैसे तुमने देखा होगा खमीरा, यीस्ट, यीस्ट होता है ना। हमने सपोज करो ब्रेड को बड़ा फ्लफी सा बनवाना है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने आटा लिया, तुम देखना कभी भी, हमने आटा लिया और उसको हमने जो नॉर्मल, मतलब ठंडे पानी में नहीं करना है, क्योंकि ठंडे पानी में जो है फंगस और ये सब मर जाएगी। हमने एक ल्यूकवार्म वाटर लेना है, ठीक है, और उसमें हमने यीस्ट डालना है, यीस्ट, ठीक है ना, ये चीज फंगस होती है वो, उसको हमने गूंद दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन शो करेगा। मेरी बात समझ गई? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा और हम देखेंगे वो क्या करेगा, वो CO2 छोड़ेगा। मेरी बात समझ गई? CO2 छोड़ेगा और हम देखेंगे वो CO2 के बुलबुले, अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट कहां से आ रहा है, जो हमारा आटा है या मैदा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, अब वो CO2 छूटेगी। अब ऐसे करते करते वो जो है ऐसे फ्लफीनेस हो जाएगी उसमें, वो ब्रेड दबेगी, क्योंकि वो CO2 अंदर ट्रैप हो चुकी है उसमें। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आता है। हाँ, वो फिर वो, हाँ, मतलब जो है उनमें हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन उतना नहीं होता ब्रेन में। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। फिर सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। अब वो हालांकि कई रीजन से हो सकता है, मेरी बात समझ गई? तो ये चीज भी है, ठीक है। एक ये भी होता है कि एक्साइजेशन, तुमने देखा कि कई बार ऐसे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में कि वो सफोकेशन हो गया, मतलब नहीं मिला, ठीक है ना, तो ऐसे में इंसान फेंट हो जाता है और वो लगभग कोमा में चला जाता है। मेरी बात समझ गई? या फिर वो ब्रेन डेड हो जाता है, हम बोलते हैं वो वेजिटेटिव स्टेट में हो गया। समझ आ गया? बस मतलब हार्ट बीट चल रही है लेकिन सोचने समझने की क्षमता कुछ है नहीं, तो ऐसा भी देखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो सुने, तो पहली बात ये है कि फास्फोरस ऑर्गेनिज्म में आ रहा है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, क्या काम कर रहा है फास्फोरस, ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में क्या होगा, हमारी हड्डियों में, तुमने कहा दांतों में, समझ आ गया, वहां पर भी होगा, ठीक है। ये अब देखें, अब लेकिन सवाल ये है कि हमारी बॉडी में आया कहां से, सोर्स क्या है इसका, समझ आ गया। इतना तो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये इसका पत्थर होता है, ठीक है, ये फास्फोरस है, ये क्या है इसका
रॉक है, ठीक है। अब फास्फोरस क्या होगा, इसकी होगी वेदरिंग, इसकी होगी वेदरिंग, ठीक है, और हम देखेंगे उसके बाद इसका हो जाएगा इरोजन, नदी, हवा, ग्लेशियर, इस तरह से इरोजन हो जाएगा। और ये जब टूटेगा तो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली बात है ये भाई मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमने देखा ये कहाँ आ गया, सॉइल में आ गया, फास्फोरस आ गया सॉइल में। अब सॉइल में क्योंकि जो है प्लांट उग रहे हैं, सॉइल में क्या है, ये प्लांट उग रहे हैं, तो अब हम देखेंगे पानी में, क्योंकि वाटर है, ठीक है, पानी में जो है ये तुम्हारा क्या होगा, फास्फोरस डिसॉल्व होकर के प्लांट्स में पहुंचेगा और वहां पर हम देखेंगे ये प्लांट्स में रहेगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि इनको भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, मेरी बात में गई, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखेंगे चट्टानों से टूट करके मिट्टी में और मिट्टी से ये प्लांट में चला आएगा, मेरी बात में गई। अब हमने जो है अगर इसको कंज्यूम किया, मैन ने कंज्यूम किया, तो वही फास्फोरस जो है मैन में आएगा और हम देखेंगे यहाँ पर वो हमारे अंदर वो एटीपी वो सब करेगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। ये चीज है मान लेते हैं कि ये प्लांट या फिर ये मैन डेड हो गया, डेड हो गया तो हम देखेंगे ये फिर से, ठीक है ना, क्या होगा, ये फास्फोरस के, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में यहां पर आ गया, सॉइल में आ गया। इज इट क्लियर, टूट गया भाई। देखो ना, इस प्लांट या हमारे अंदर वो किस फॉर्म में था, प्रोटीन की फॉर्म में रहा होगा, समझ आ गया। हम देखेंगे कोई भी हमारे टीथ में, लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होगा, वो चीज तुम्हारी उसके कंपाउंड्स मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसके कंपाउंड्स को तोड़ेंगे, मेरी बात समझ गई, बैक्टीरिया करेंगे तोड़ेंगे और उससे क्या करेंगे, एलिमेंटल फास्फोरस को वो अलग कर देंगे, मेरी बात समझ गई। इज इट क्लियर, उन्होंने क्या किया, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस को क्या कर दिया, प्योर फास्फोरस में किसने कन्वर्ट किया, कुछ बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, और वो प्योर एलिमेंटल फास्फोरस अलग हो गया। अब वो ऐसे करते 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 सुना हो सकता है वो क्या बन जाए, फिर से पत्थर बन जाए, मेरी बात समझ गई, ठीक है, और फिर से पत्थर टूटेगा इस तरह से। तो दिस इज योर फास्फोरस साइकिल। तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। प्लांट में भी एग्जिस्ट करेगा, एनिमल्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सॉइल में एग्जिस्ट करता है, समझ आ गया। हम जो पानी पीते हैं उससे भी हमको मिलता है फास्फोरस, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स होते हैं पानी में, वो हम पिएंगे हमारी बॉडी में आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आ जाता है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? फास्फोरस साइकिल, ठीक है, लिख दोगे तो लिखा देता हूँ, ठीक है, ये है ठीक। अच्छा ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, सल्फर साइकिल देखी और फास्फोरस साइकिल देखी, दोनों के दोनों क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। अच्छा हाँ, एक चीज और, फास्फोरस साइकिल में कभी भी गैसियस फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सल्फर साइकिल में हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मेल ऑफ रॉटन एग्स गैस, और तुम्हारा SOX कंपाउंड मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एग्जिस्ट कर रहा था इन द गैसियस फेज, लेकिन इसमें गैसियस फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझ आ गया। तो अब हम लिखेंगे ठीक है।